हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो टीकाकरण और प्रतिरक्षण क्या होता है? जो प्रिंसिपल है प्रतिरक्षण का, इम्यूनाइजेशन का या फिर वैक्सीनेशन का, ये किस पर बेस्ड होता है? जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति का जो गुण है उसके ऊपर ये बेस्ड रहता है। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि एंटीजेंस जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, रोगजनक या फिर निष्क्रिय थे दुर्बलीकृत रोगजनक जो है वो उनकी प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में जो है ये प्रवेश कराई जाती है, यानी प्रिपरेशन की जाती है एंटीजेनिक प्रोटीन्स की, जो पैथोजेंस है उनके एंटीजेनिक प्रोटीन्स और या फिर इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजेंस जो है जो वैक्सीन के फॉर्म में वो इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं बॉडी में, और एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में, जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है इन पैथोजेनिक जो एजेंट्स हैं इनको ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन के टाइम। रोगजनक कारकों को इस प्रकार जो है ये निष्प्रभावी कर देती है, क्योंकि इनके प्रति ये प्रतिजनों के विरुद्ध जो है शरीर में प्रतिरक्षों का जो है निर्माण होता है। ये जो वैक्सीन है ये जनरेट करती है एक प्रकार की जो है मेमोरी जनरेट करती है, स्मृति बी और टी कोशिकाएं जो है वो बनती है हमारे यहाँ पे। तो जब भी नेक्स्ट टाइम जो है एक्सपोजर होता है उस पैथोजन से हमारे शरीर में, तो तुरंत उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज जो है वो बना ली जाती है और इस तरह से जो है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। एक पर्सन जो कि इन्फेक्टेड हो कुछ डेडली माइक्रोब से, जैसे कि घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है, जिसके लिए हमको फ़ौरन प्रतिरक्षों की आवश्यकता होती है, जैसे कि टेटनस है। तो इसमें हम जो है तुरंत जो है इंजेक्ट करते हैं जो परफॉर्म एंटीबॉडीज़ हैं उनको, या फिर एंटीटॉक्सिन्स जो है वो दिए जाते हैं। और सेम जो स्नेक बाइट जो है, अगर सांप काट ले तो भी जो है एंटी वेनम जो एंटीडॉट्स जो दी जाती है उनको इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट में, जो कि एंटीबॉडीज़ जो है वो परफॉर्म करती हैं स्नेक वेनम के अगेंस्ट जो है। तो सर्प जीविश यानी वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी जो है उसमें होते हैं उस सुई में। इस प्रकार का जो प्रतिरक्षण है जो हमको वैक्सीनेशन से मिले उसे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं, यानी पैसिव प्रतिरक्षण उसे कहा जाता है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या फिर खमीर में जो है रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन जो है यहाँ पे होने लगा है। इसने हमें अलाउ किया प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन पॉलीपेप्टाइड्स और पैथोजन इन बैक्टीरिया या फिर ईस्ट में जो है हम इनको बना सकते हैं। वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग दिस अप्रोच। इस अप्रोच से जो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। ग्रेटर अवेबिलिटी रहती है इम्यूनाइजेशन के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो हम यीस्ट खमीर से जो है बनाते हैं। यहाँ पे अगर हमको जो है ये बनाने के लिए जो माइक्रोब्स वगैरह है हमारे लिए ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो हम ज़्यादा लार्ज स्केल पे जो है उनका प्रोडक्शन कर पाएंगे और वो ज़्यादा जो है लोगों के लिए फिर अवेलेबल रहेगी, यानी उसकी शॉर्टेज नहीं होगी। ये वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है एलर्जी। ऐसा जो है बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो कई नई जगह गए हों या फिर धूल भरी जगह गए हो, तो उनको जो है बिना कारण ही जो है वो छींकना और घरघराहट के साथ सांस लेना जो है वो शुरू कर देते हैं, और जैसे ही उस जगह से वो चले जाते हैं तो ये सारे सिम्टम्स भी जो है वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, माइट्स वगैरह इनसे भी जो है यहाँ पे एलर्जी जो है वो हो सकती है। तो ये इनके प्रति एलर्जी होती है। तो ये जो है डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जो एलर्जी है। जो लक्षण है ये कि अचानक से जो है छींकें आना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ये एक एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजेंस जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। तो ये जो है प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। जो सब्सटेंस जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं, जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है
जो इस को ट्रिगर करते हैं, जो रिस्पॉन्स सिस्टम है हमारा, उसे हम एलर्जन कहते हैं। सो इसके प्रति बनने वाली जो प्रतिरक्षाएँ हैं वो है IgE प्रकार की होती हैं, ये याद रखना क्योंकि ये पूछ लेते हैं। सो कॉमन एग्जाम्पल जो है एलर्जी के वो हो सकते हैं कि एलर्जन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि धूल में चींचड़ी हो, पराग कण हो, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में जब स्प्रिंग आता है, जब वसंत का सीज़न आता है, तो बहुत सारे लोगों को जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनसे एलर्जी होती है, तो उनको छींके वगैरह जो है वो शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा प्राणी लघुशल्कक, डेंडर आदि से भी जो है लोगों को इस तरह के सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या होता है एलर्जिक रिएक्शन के? इसमें होता है कि छींकना, पनीली आँखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल होना। तो एलर्जी जो है वो किस लिए होती है? इट इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इनका जो है यहाँ पे मास्ट कोशिकाओं के, एलर्जी मास्ट कोशिकाओं के द्वारा जो है इनका श्रावण किया जाता है। तो ये होता है एलर्जी निकलने के कारण जो है का कारण होता है ये। सो किन के कारण हुए? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो कि मास्ट सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू दीज एलर्जेंस। तो इसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है कि पेशेंट को जो है स्मॉल अमाउंट में जो है वो एलर्जन जो है वो दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसको जो है एक्सपोज किया जाता है उससे, और उसकी फिर जो रिएक्शन होती है उसको स्टडी किया जाता है। सो इसके लिए जो है दवाई यूज़ की जाती है, जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे एंटीहिस्टामिन जो है, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स आदि जो है औषधियों का प्रयोग किया जाता है एलर्जीज़ के लिए। और ये जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है ये भी बहुत ज़्यादा जो है हमारी जो इम्यूनिटी है उसको कमज़ोर करने में, और हमको हमारी जो सेंसिटिविटी है टूवर्ड्स एलर्जेंस को बढ़ाने में जो है इस मॉडर्न लाइफस्टाइल का भी बहुत सारा बड़ा रोल है। तो जो बच्चों हैं मेट्रो सिटीज़ में के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इससे सफ़र करते हैं अस्थमा से, क्योंकि वो सेंसिटिव हो गए हैं टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाला हो गया है। तो इसलिए ये जो अस्थमा वगैरह के जो केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सो हमको जो है इसलिए अपने एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, ताकि हमारा जो इम्यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है स्व प्रतिरक्षा। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो किस पर बेस्ड है? मेमोरी बेस्ड है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा जो है अपनी कोशिका और विजातीय जीवों जो है, यानी जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये एबिलिटी होती है टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, पैथोजन और खुद के सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने की। तभी तो ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांटेशन में दिक्कत आती है। सो अभी तक इसका बेसिस जो है वो क्या है कि इसका आधार क्या है ये अभी अब तक हमें पता नहीं चला है कि ये बीच में जो भेद है ये किस तरह से होता है। तो इस फिर भी इसके बारे में जो है दो उप सिद्धांत होंगे, टू कॉरोलरीज है जिसके बेसिस पे हम इसे समझ सकते हैं कि पहला तो क्या है कि उच्चतर कशेरुकी विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को पहचान सकते हैं। तो पहला ये है कि हायर वर्टिब्रेट्स जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स और जो है एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो जो मोस्ट जो एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी है ये डील करती है विद दिस एस्पेक्ट। और दूसरा है कि कभी कभी अनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, यानी ये जेनेटिक हो सकता है या फिर कुछ अननोन रीजंस की वजह से बॉडी जो है वो सेल्स को अटैक कर देती है, तो जिससे हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान होता है, और इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, यानी स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिमेटॉइड है संधि शोथ जो है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो प्रभावित हो जाते हैं इन ओल्डर एजेस एंड तो ये एक एग्जांपल है ऑटो इम्यून डिजीज़ का। नेक्स्ट है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लसिकाब अंग, उत्तक कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसे कि प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडीज़ वगैरह इसमें शामिल है। तो हमने इम्यून सिस्टम जो है पढ़ा कि वो एक यूनिक सिस्टम है हमारा जो सेंस करता है फॉरेन एंटीजेंस को, और उनको जो है रिमेंबर रखता है, और जब वो दोबारा अटैक करती है तो उनके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनाता है।
तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षा रोगों, अंग प्रत्यारोपण में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है वो क्या होते हैं, लसिकाभ अंग। तो यहाँ ये ऑर्गन जहाँ जहाँ से जो है जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका ओरिजिन होता है, लसिकाओं की उत्पत्ति या फिर परिपक्व मैचुरेशन और प्रचुरोद्भवन यानी प्रोलीफरेशन जो है स्टार्ट होता है। सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो है अस्थि मज्जा और थाइमस, और जबकि इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में जो विभेदित होते हैं। सो अब मैचुरेशन के बाद जो लिम्फोसाइट है वो माइग्रेट हो जाते हैं टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल, क्षुद्रांत्र के पेयर्स पेचो और परिशेषिका अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में जो है ये चले जाते हैं, यानी पेयर्स पैसेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स एंड अपेंडिक्स में चले जाएंगे। तो जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विथ एंटीजन्स। प्रतिजन के साथ जो है पारस्परिक क्रिया होती है यहाँ पे, और बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी जो है ये कोशिकाएं बना देते हैं। तो ये इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं बाद में। सो इनकी जो लोकेशन है वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स की यहाँ पे एक डायग्राम में हमको शो कर रखी है। तो ये लसिका ग्रंथियाँ हैं, थाइमस, लसिका वाहिकाएँ वगैरह जो हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये लिम्फ नोड्स का। सो जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा जो है वो मुख्य लिम्फोइड ऑर्गन है, लसिकाभ अंग है जहाँ पे लसिकाणुओं में जो है ब्लड जहाँ पे ब्लड सेल्स के साथ साथ लिम्फोसाइट्स भी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। थाइमस एक रीजन है, सपाली यानी लोब रीजन है, लोब ऑर्गन होता है थाइमस हमारे यहाँ पे, जो कि हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है और हमारी जो ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे होता है, ये उरोस्थी के नीचे होता है। सो ये थाइमस जो है वो जब हम पैदा होते हैं तब उस टाइम जो है इसकी साइज़ जो है वो बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसकी साइज़ भी जो है वो घटती जाती है, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं यानी यौवनावस्था आने पर ये बहुत ही छोटे आकार का रह जाता है। सो थाइमस जो है डीजनरेट होता जाता है एज के साथ साथ। सो बोन मैरो और थाइमस दोनों जो है वो माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जो टी सेल्स के मैचुरेशन और डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा प्लीहा जो है वो एक सेम के आकार का बड़ा अंग है, और इसमें ये प्लीहा जो स्प्लीन होती है जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ये क्लार रिजर्वर होता है एरिथ्रोसाइट्स का। और लिम्फ नोड्स जो है यहाँ पे स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर जो हैं वो लोकेटेड रहते हैं एट द डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम जो है। सो इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षाणु होते हैं, और रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदन यानी फिल्टर के रूप में ये कार्य करते हैं। सो प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का भंडार होता है। लसिका ग्रंथियाँ छोटी ठोस संरचनाएं होती है जो कि लसिका तंत्र पर जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है वो स्थित होती हैं। सो लिम्फ नोड जो है वो सर्व करती हैं एज टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजेंस। तो दूसरे प्रतिजनों और सूक्ष्म जीवों को जो है और लसिका और उत्तक तरल में जो है आ जाते हैं, और लसिका ग्रंथियाँ जो है उन्हें फांस लेती हैं। सो लसिका ग्रंथि में फंसे प्रतिजन वहाँ मौजूद लसिकाणुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड देयर इम्यून रिस्पॉन्स। सो जो लिम्फॉइड टिश्यू हैं जो लोकेटेड है विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्स, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है हमारा, पाचन ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, यूरोजेनिटल ट्रैक है, जनन मूत्र पथ है। उसके अलावा म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है आस्तों की लाइनिंग के भीतर, और श्लेष्म संबंध लसिकाभ उत्तक ये कहलाते हैं यहाँ पे। और ये मानव शरीर में लसिकाभ उत्तक का जो है लगभग 50% जो है लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं ह्यूमन बॉडी में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं जैसे एड्स, कैंसर वगैरह। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।